नमस्कार एंड आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन ग्लोबल लुकआउट। दोस्तों, रिसेंटली इसरो ने एक पैराशूट सिस्टम टेस्ट किया है जो कि इंडियन एस्ट्रोनॉट को सेफली लैंड कराएगा वाटर पे, अर्थ पे। ये जो पैराशूट सिस्टम होगा ये बहुत बड़ा कदम बताया जा रहा है इसरो के गगनयान एंड स्पेस स्टेशन मिशन के लिए। इसके अलावा रिसेंट में आप लोगों ने सुना ही होगा कि इंडिया की एक प्राइवेट कंपनी ने अपना पहला प्राइवेट स्पेस रॉकेट लॉन्च किया है। इस कंपनी का नाम है स्काई रूट और ये भी काफी बड़ी न्यूज और काफी बड़ी अचीवमेंट है इंडिया के लिए और इसके स्पेस रिसर्च के प्रोग्रेस के लिए। तो इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि क्या है ये डेवलपमेंट्स, ये जो पैराशूट सिस्टम है ये किस लिए बनाया गया है, इसका क्या फायदा होगा, प्लस गगनयान मिशन एक्चुअली में है क्या, और भी इसरो के जो नेक्स्ट एम्बिशियस मिशन होने वाले हैं उनके बारे में भी देखेंगे। प्लस स्काई रूट रॉकेट की ये जो कहानी है कि इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट लॉन्च किया गया है, ये क्या कहानी है, ये सब प्लस और भी बहुत कुछ आप लोग को जानने को मिलेगा इस वीडियो में। बस आपको एंड तक बने रहना और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है। सबसे पहले तो इंडिया का जो गगनयान मिशन है वो है क्या, ये देखो। गगनयान का मतलब होता है स्पेस क्राफ्ट। इसके अंदर इंडिया का एम्बिशन है कि वो अपने एस्ट्रोनॉट को लेके जाए स्पेस में, यानी कि इंडिया का पहला ह्यूमन फ्लाइट टू स्पेस भेजा जाए। हालांकि इससे पहले भी इंडियन एस्ट्रोनॉट जो हैं वो गए हैं स्पेस में, लेकिन वो इंडियन रॉकेट्स में नहीं बल्कि दूसरे कंट्रीज के रॉकेट्स में बैठ के गए हैं। दरअसल इंडिया का इससे भी बड़ा एम्बिशियस प्लान है कि वो अपना स्पेस स्टेशन सेटअप करे 2030 या फिर 2035 तक। स्पेस स्टेशन आप लोग ने हो सकता है बार बार सुना होगा और आपके मन में ये सवाल भी आता होगा कि ये है क्या। तो स्पेस स्टेशन कुछ नहीं, एक हैबिटेट टाइप का होता है स्पेस में, जहाँ एस्ट्रोनॉट रहते हैं और अपना जो रिसर्च का काम होता है वो करते हैं, या फिर कोई जो सैटेलाइट भेजी जाती है उसको बीच में रिफ्यूलिंग या फिर बाकी तरीके की सुविधा प्रोवाइड करते हैं। ये प्लान है इसरो का कि वो अपना यानी इंडिया का स्पेस स्टेशन सेटअप करे। अब मान लो इंडिया ने जो स्पेस स्टेशन बना भी लिया अगर स्पेस में अपना, तो इसमें उसको जो एस्ट्रोनॉट को भेजने के लिए और वापस लाने के लिए जो टेक्नोलॉजी होती है उसकी भी तो कैपेबिलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। नहीं तो वो भेजेगा कैसे अपने एस्ट्रोनॉट्स को इस स्पेस स्टेशन में और फिर वापस कैसे बुलाएगा। और इसी कैपेबिलिटी को डेवलप करने के लिए ये गगनयान मिशन लॉन्च किया गया है, जिसके अंदर प्लान ये है कि एस्ट्रोनॉट्स जो होते हैं उनके आने जाने का ख्याल रखा जाएगा स्पेस से। और इसी गगनयान मिशन में जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आएंगे लौट के अर्थ पे, तो इनकी जो सेफ लैंडिंग है उसको इंश्योर करने के लिए ये पैराशूट सिस्टम डिजाइन किया गया है और इसी को अभी टेस्ट किया गया है कि ये सही डेवलप हुआ है कि नहीं। ये जो टेस्ट है ये किया गया है बाबिनो फील्ड फायर रेंज से, जो कि झांसी डिस्ट्रिक्ट ऑफ यूपी में है। इस टेस्ट को इंटीग्रेटेड मेन पैराशूट एयर ड्रॉप टेस्ट भी कहा जा रहा है और ये पैराशूट सिस्टम जो है इसको क्रू मॉड्यूल डिसेलरेशन सिस्टम भी कहा जा रहा है। इसरो के अलावा डीआरडीओ, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन आर्मी की हेल्प से ये टेस्ट किया गया है। और देखो, जो क्रू मॉड्यूल होता है इसका मतलब होता है वो यूनिट सैटेलाइट का या फिर स्पेस स्टेशन का जहां पर जो क्रू जाएगा या फिर जो यानी कि जो एस्ट्रोनॉट जाएंगे वो रहेंगे। और यहाँ पर इस डिसेलरेशन वर्ड का मतलब है कि ये जो एस्ट्रोनॉट आएंगे वापस लौट के इस क्रू मॉड्यूल में बैठ के, तो इनकी जो स्पीड होगी अर्थ पे आते समय ये अर्थ की ग्रेविटी की वजह से बहुत ज्यादा तेज होगी, इसलिए इनकी सेफ लैंडिंग के लिए जरूरत होगी कि इस स्पीड को कम किया जाए। और इसीलिए जो इनका क्रू मॉड्यूल होगा उसमें पैराशूट लगा होगा वो खुल जाएगा और उससे ये लोग फिर धीरे धीरे जनरली अर्थ के वाटर सरफेस पे लैंड करेंगे। लो अर्थ ऑर्बिट में जो स्पीड होती है ऑब्जेक्ट की वो होती है लगभग 27,000 किलोमीटर पर आवर। जब ये अर्थ के डेंसर एटमॉस्फेयर में आते हैं तो ये स्पीड कम होते होते हंड्रेड्स में आ जाती है, लेकिन जरूरत होती है सेफ लैंडिंग के लिए कि इसको और भी कम किया जाए और कम से कम 10 किलोमीटर पर आवर तक लेके आया जाए। यही चीज इंश्योर करेगा ये पैराशूट सिस्टम, जिसकी वजह से ये पानी के ऊपर सेफ लैंडिंग कर पाएंगे। ये जो सिस्टम होगा इसके अंदर टोटल 10 पैराशूट लगे होंगे और जिसमें ये पैराशूट सीक्वेंस स्टार्ट होगा विद डिप्लॉयमेंट ऑफ 2 नोज ऑफ एपेक्स कवर सेपरेशन पैराशूट, यानी कि ये जो क्रू मॉड्यूल होगा इसके ऊपर 2 जो प्राइमरी पैराशूट लगे होंगे जो कि एक प्रोटेक्शन कवर की तरह होंगे क्रू मॉड्यूल के। ये सबसे पहले खुल जाएंगे और ये थोड़ा स्पीड डाउन करेंगे। इसके बाद जो ड्रॉप पैराशूट होता है वो ओपन होगा, वो इस क्रू मॉड्यूल को स्टेबलाइज करेगा और इसकी स्पीड को थोड़ा कम करेगा। इसके बाद जो 3 मेन पैराशूट होंगे वो ओपन होंगे और वो धीरे धीरे फिर इसको अर्थ पे लैंड करा देंगे। ये जो 3 मेन पैराशूट है इसमें से सिर्फ 2 ही काफी है लैंडिंग के लिए, लेकिन 3 को रखा गया है ताकि जो कुछ गलत हो जाए या फिर अनहोनी हो जाए तो उसमें भी सेफ लैंडिंग कराया जा सके ना। ये जो टेस्ट किया गया है इसमें यही चीज देखा गया है कि ये जो 3 मेन पैराशूट है अगर इसमें से एक काम करना बंद हो जाता है तो इसमें क्या सक्सेसफुली फिर लैंडिंग किया जा सकता है कि नहीं।
और ये टेस्ट सक्सेसफुल हुआ है और इसे एक माइलस्टोन की तरह देखा जा रहा है गगनयान मिशन की ओर। नाउ इसके अलावा रिसेंट में आप लोग ने सुना होगा स्काई रूट कंपनी के बारे में। इसने रिसेंट में भारत को पहला प्राइवेट रॉकेट जिसका नाम विक्रम एस रखा है वो लॉन्च किया है सक्सेसफुली अंडर मिशन प्रारंभ। ये मिशन प्रारंभ क्या था? दरअसल इसके अंदर 3 पेलोड को भेजा जाना था स्पेस में एक प्राइवेट रॉकेट यानी विक्रम एस के थ्रू। ये विक्रम एस वही रॉकेट है जो कि स्काई रूट ने डेवलप किया है और ये मिशन जो है ये भी सक्सेसफुली हो गया। नाउ ये जो लॉन्च व्हीकल है इसको स्पेशली बनाया गया है स्मॉल सैटेलाइट मार्केट को कैप्चर करने के लिए, यानी कि केवल स्मॉल सैटेलाइट इससे लॉन्च किया जाएगा और इससे 20,000 स्मॉल सैटेलाइट फ्यूचर में लॉन्च किए जाने का प्लान है। इसके बाद विक्रम 2, विक्रम 3 लॉन्च व्हीकल जो कि इससे एडवांस लॉन्च व्हीकल होगा वो भी डेवलप करने का प्लान है इस कंपनी के द्वारा, जिसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस कंपनी की जो वेबसाइट है उस पे जाके देख सकते हैं। इसमें पूरा बताया गया है कि उन लॉन्च व्हीकल की क्या कैपेबिलिटीज होंगी, क्या खासियत होगी उसमें। ये वाला जो लॉन्च व्हीकल है विक्रम एस यानी कि विक्रम 1 ये भी काफी यूनिक कैपेबिलिटी का है, जैसे कि मल्टी ऑर्बिट इंसर्शन किया जा सकता है इस लॉन्च व्हीकल का यूज करके, यानी एक ही लॉन्च में अलग अलग ऑर्बिट में सैटेलाइट्स को प्लेस किया जा सकता है। साथ ही साथ इंटरप्लेनेटरी मिशन को भी परफॉर्म किया जा सकता है, यानी एक ही लॉन्च में अलग अलग मिशन पे रोवर या फिर जो भी भेजना हो या फिर जो भी ऑपरेशन जो भी मिशन करना हो वो किया जा सकता है। साथ ही साथ ये सिंगल स्टेज सब ऑर्बिटल लॉन्च व्हीकल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये उतना ज्यादा अभी एडवांस लॉन्च व्हीकल नहीं है, लेकिन ये प्राइवेटली डेवलप पहला इसलिए ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और एक बड़ी अचीवमेंट है। नाउ सवाल यहाँ पर यह है कि एक प्राइवेट कंपनी एक प्राइवेट लॉन्च व्हीकल को लॉन्च किया है जिसका फायदा अगर होगा तो ये इस कंपनी को होगा। इंडिया को इसमें क्या प्राउड फील करने की जरूरत है, और इसरो के लिए तो ये एक तरीके से कंपटीशन की तरह हो गया, तो इसमें तो इंडिया का और इसरो का और ज्यादा लॉस है। तो इसमें क्यों कहा जा रहा है कि इंडिया के लिए ये एक बड़ा माइलस्टोन है? देखो, जिस हिसाब से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी और भी बाकी मिनिस्टर इस चीज को सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस चीज को एक बड़े इवेंट की तरह बता रहे हैं और इस पे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं कंट्री को, वो बताता है कि इस चीज की क्या इंपॉर्टेंस है। होता क्या है कि इसरो का जो बजट है वो काफी लिमिटेड है, प्लस गवर्नमेंट के पास और भी बहुत ज्यादा काम है स्पेस रिसर्च के अलावा। वो अपना सारा पैसा सिर्फ स्पेस रिसर्च में ही खर्च नहीं कर सकती है। और साथ ही साथ इसरो जो है उसको ट्रांसपोर्टेशन के कॉन्ट्रैक्ट भी मिलते हैं, यानी कि उसको कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं दूसरे कंट्री से कि आप हमारे जो सैटेलाइट्स हैं उसको भेजो इस ऑर्बिट में, जिस ऑर्बिट में हम लोग चाहते हैं, और उसके बदले में हम आपको पैसे देंगे। ये काम भी इसरो करता है। इसके अलावा इसरो और भी अपने भी मिशन है कंट्री के डेवलपमेंट के लिए। इन सब काम की वजह से इसरो ऑलरेडी वर्क लोडेड है। कई बार तो ऐसा होता है कि इसरो को ये जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं दूसरी कंट्रीज को, इसको कैंसिल करना पड़ता है, क्योंकि इसरो के जो लॉन्च होता है वो काफी ज्यादा वो ऑलरेडी फुल हो चुके होते हैं। सबसे पहले तो ये जो इंडस्ट्री है वो काम कैसे करती है इसको समझो। मान लो इसरो को अपना कोई सैटेलाइट भेजना है स्पेस में और वो देखेगी कि अभी हाल में हमें कोई रॉकेट लॉन्च नहीं करना है या लॉन्च व्हीकल नहीं लॉन्च करना है, तो इसमें इसरो सोचेगी कि यार अपने 1-2 सैटेलाइट जो है इसको अपने लॉन्च व्हीकल के थ्रू लॉन्च करने के बजाय किसी और कंट्री को या फिर उसके स्पेस ऑर्गेनाइजेशन को कॉन्ट्रैक्ट दे दो, जो कि ऑलरेडी उस टाइम पे जिस टाइम पे हम लोग को ये भेजना है अपने सैटेलाइट उस समय लॉन्च कर रही हो अपने रॉकेट्स। उससे होगा क्या कि हमें सिर्फ 1-2 सैटेलाइट के लिए अपने जो लॉन्च व्हीकल है उनको नहीं लॉन्च करना पड़ेगा और कम पैसे में हम लोग का काम हो जाएगा। इसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट इसरो को भी जब इसरो कोई अपना रॉकेट लॉन्च करता है तो बाकी कंट्रीज भी देखती हैं कि हमारे 1-2 सैटेलाइट भेजने हैं, इसके लिए अगर हम लोग पूरा अपना रॉकेट लॉन्च करेंगे तो उसमें घाटा होगा, इसलिए इसरो को ही ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो। और इसी में होता क्या है कि अक्सर इसरो जो होता है वो ऑलरेडी लोडेड होता है। कई बार तो उसको कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने पड़ते हैं कि हमारे जो रॉकेट है वो ऑलरेडी फुल्ड है, आप किसी और को ये कॉन्ट्रैक्ट दे दो, या फिर अगली बार हम लोग जब रॉकेट भेजेंगे तब आप अपना सैटेलाइट देना और हम लोग इसको स्पेस में भेजेंगे। तो कहने का मतलब है कि ये काम इतना ज्यादा है इसरो के पास कि इसको कैंसिल भी करना पड़ता है। ऐसे में अगर कोई प्राइवेट कंपनी इंडिया की ये काम करना शुरू कर देती है, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन का काम शुरू कर देती है, तो ऐसे में ये कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा जो इसरो कैंसिल करने वाला है। और इससे होगा क्या, कंट्री में पैसा आएगा, उस पैसे से वो कंपनी टैक्स भरेगी, प्लस जॉब क्रिएट होगी और एक नई इंडस्ट्री डेवलप होगी इंडिया में, जो कि फ्यूचर में $1 ट्रिलियन इंडस्ट्री भी बन सकती है। इसलिए ये काफी बड़ी अचीवमेंट है और एक बड़ा माइलस्टोन है इंडिया के स्पेस प्रोग्राम के। और इसी चीज को प्राइवेट इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए इंडिया ने इन स्पेस NSIL जैसी ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट भी किया है। ये इन स्पेस और NSIL है क्या, ये मैं ऑलरेडी आप लोग को बता चुका हूँ एक वीडियो में, आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। उसका टाइटल है इंडियन मेड फर्स्ट 3D प्रिंटेड रॉकेट इंजन, जिसमें मैंने इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताया। इसके अलावा अंतरिक्ष ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी बताया है, लिंक भी मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में।
नाउ लास्ट चीज जो मैं यहाँ डिस्कस करना चाहता हूँ आप लोगों के साथ वो ये कि हम सबको पता है कि इसरो ने इस टाइम में काफी बड़े बड़े माइलस्टोन अचीव किए हैं और काफी प्राउड मूवमेंट दिए हैं कंट्री को। एक टाइम था जब हम लोग को साइकिल और बुलक कार्ट पे हमारा जो पेलोड है उसको लेके जाना पड़ता था और आज ये पेलोड हम लोग मून मार्स तक पहुंचा चुके हैं। तो ये सब हम लोग के लिए काफी बड़ी अचीवमेंट है कंट्री के लिए और इंडियंस के लिए, खासकर से जब ये सब अचीव किया गया हो एक कम बजट और लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ। तो जाहिर सी बात है इसका जो सारा क्रेडिट है वो दिया जाना चाहिए हमारे साइंटिस्ट को। लेकिन यहाँ पर ये जो बड़ा सवाल ये है कि फ्यूचर में इसरो के कौन कौन से ऐसे मिशन है जो कि कहा जा सकता है कि काफी एम्बिशियस है और कंट्री के लिए एक बड़ा माइलस्टोन साबित हो सकते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहला जो मिशन आता है उसके बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, गगनयान मिशन है, जिसमें इंडिया जो है वो पहली बार ह्यूमन को स्पेस में भेजेगा और ये टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा। ये जो एस्ट्रोनॉट भेजे जाएंगे स्पेस में इनको वायोमोनॉट कहा जाएगा। दरअसल वायोमनो का मतलब होता है स्काई या फिर हेवन। और ये अचीव करने के बाद इंडिया जो है वो चौथी कंट्री बन जाएगी यूएस, रशिया, चाइना के बाद जिसके पास ये टेक्नोलॉजी होगी अपने एस्ट्रोनॉट को स्पेस में भेजने और सेफली वापस लेके आने की। ये जो टेस्ट किया जाएगा गगनयान मिशन को, इसको 4 स्टेज में किया जाएगा। पहला और दूसरा जो स्टेज होगा उसमें अनमेन्ड क्राफ्ट को भेजा जाएगा स्पेस में, जिसमें से सेकंड वाले में एक फीमेल रोबोट को भेजा जाएगा और उसके बाद के जो 2 स्टेज होंगे उसमें ह्यूमंस को भेजा जाएगा। टोटल 10,000 करोड़ की लागत होगी इस प्रोजेक्ट की। इसके अलावा आदित्य L1 मिशन है इंडिया का। आदित्य का मतलब होता है सन और L1 का यहाँ पर मतलब है वो लैग्रेंज पॉइंट जहाँ पर सैटेलाइट को भेजा जाएगा सन के जो कोरोना होता है यानी आउटर लेयर जो होती है उसके बारे में और भी सन के बारे में स्टडी करने के लिए। 5 साल का ड्यूरेशन होगा इस मिशन का और जनवरी 2023 तक लॉन्च किए जाने की बात की जा रही है। टोटल 3.7 बिलियन तक इसकी कॉस्ट बताई जा रही है। फ्यूचर में देखते हैं इसकी टोटल कॉस्ट कितनी बन के आती है। इसके बाद अगला जो मिशन है वो चंद्रयान 3 मिशन है। दरअसल चंद्रयान 2 मिशन के बारे में आप लोग को पता ही होगा कि इसका जो लैंडर था वो क्रैश कर गया था, यानी कि ये जो मिशन था ये पार्शली एक तरीके से फेल कर गया था। इसका जो ऑर्बिटर है वो आज भी सही है, इसीलिए चंद्रयान 3 मिशन में सिर्फ लैंडर और रोवर को लॉन्च किया जाएगा और इसमें एडवांस सॉफ्टवेयर और सेंसर्स को लगाया जाएगा। चंद्रयान 2 को भेजा गया था मून के साउथ पोल को स्टडी करने के लिए और चंद्रयान 3 को भी इसीलिए भेजा जाएगा। दरअसल मून का जो साउथ पोल है ये काफी ज्यादा रहस्यमयी है क्योंकि यहाँ पर जो है वो बहुत कम सनलाइट पहुंचती है, इसलिए यहाँ का जो इन्वायरमेंट है, यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो काफी ज्यादा अट्रैक्ट करता है स्पेस साइंटिस्ट को। 2023 तक इस चंद्रयान 3 मिशन को लॉन्च किए जाने की अभी तक बात की जा रही है। इसके अलावा तीसरा जो इम्पोर्टेंट मिशन है इसरो का वो है स्पेंडेक्स यानी कि स्पेस डॉकिंग मिशन। होता क्या है कि स्पेस में जब कोई बड़ा सैटेलाइट या फिर बड़ा स्ट्रक्चर भेजा जाना हो तो ये इकट्ठे नहीं भेजा जा सकता है। इसके लिए किया जाता है कि पार्ट पार्ट में ये स्ट्रक्चर भेजा जाता है और स्पेस में ही इनको असेंबल किया जाता है। ये जो असेंबली है स्पेस में इसको कहा जाता है स्पेस डॉकिंग यानी स्पेस में असेंबल करना, और इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो अभी इंडिया के पास नहीं है। इसी चीज को डेवलप किया जाएगा इस मिशन में, जिसको आप लोग समझ सकते हैं कि कितना ज्यादा हेल्प प्रोवाइड करेगा अपना जो इंडिया का स्पेस स्टेशन होगा उसको भी डेवलप करने में। इसके अलावा एक इसरो का मिशन है एक्सपोसैट। ये जो इसरो का मिशन था एस्ट्रोसैट उसी का एक तरह से सेकंड पार्ट है, ऐसा समझ लीजिए। इसमें स्पेस में जो एस्ट्रोनॉमिकल बॉडीज होती हैं उनको स्टडी करने के लिए एक सैटेलाइट भेजा जाएगा। इसको इसरो का सेकंड एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी मिशन भी कहा जा सकता है क्योंकि पहला जो है वो एस्ट्रोसैट है। ये जो सैटेलाइट होगा ये एस्ट्रोसैट से स्मॉल और काफी ज्यादा स्पेशलाइज्ड होगा। स्पेस में पल्सर्स हो गए, ब्लैक होल हो गए, पोलराइजेशन हो गया, इन सब के बारे में ये स्टडी करेगा। टोटल इसकी कॉस्ट लगभग 9.5 करोड़ अभी तक बताया जा रहा है। 2023 में इसको लॉन्च किए जाने का प्लान है। तो ये थे कुछ एम्बिशन मिशन इसरो के जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और ये इतने ही नहीं है, इसके अलावा और भी मिशन है इसरो के बाकी। लेकिन इस वीडियो को यहाँ पर हम लोग को खत्म करना पड़ेगा, काफी लंबी हो गई है ये वीडियो ऑलरेडी। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इसे लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दैट्स ऑल, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।